पहले जब सक्षमता 1 जब जारी हुआ था तो उस समय भी हमने अपनी बातें साफ साफ कह दी थी कि सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा का विरोध किया था और हम लोग सक्षमता परीक्षा के मामले में अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखे हुए हैं कि आखिर ये सक्षमता परीक्षा क्यों। माननीय उच्च न्यायालय में जब मामला गया तो हम लोग इस बात को भी लेकर गए थे कोर्ट में कि सक्षमता परीक्षा कानूनी रूप से जायज़ है या नहीं है। हमारा कहना था कि सक्षमता परीक्षा आप ले ही नहीं सकते। हमारा सक्षमता परीक्षा, हम नियोजित शिक्षक जो हैं वह स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं जो संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत हमारी सेवा है और इसमें 309 के तहत कोई शिक्षा विभाग एग्जाम कैसे ले सकता है। लेकिन कोर्ट ने परीक्षा के वैधानिकता के संबंध में कुछ नहीं कहा, केवल यह कह दिया कि आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, आपका जो स्टेटस पहले था वो बना रहेगा। तो ये बातें हुई, लेकिन कोर्ट ने संवैधानिक पहलुओं पर बात नहीं की। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन मुद्दों पर कोर्ट ने चुप्पी साध ली। हाई कोर्ट ने कुछ क्लियर कट नहीं कहा। आजकल न्यायपालिका की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं। खैर, अभी भी उसका कोई ऑप्शन बंद नहीं हुआ है और रास्ते बंद नहीं हैं। कुछ न कुछ दिमाग हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन बात रही कि सक्षमता परीक्षा हम लोग को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो हम पहले भी बता चुके हैं। क्यों विशिष्ट शिक्षक आखिर क्यों बनना है। हमारे साथी लोग कहते हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए विशिष्ट शिक्षक हम लोग को देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं देना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षक बनने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, तो लाभ और हानि का तुलनात्मक हमने एक वीडियो हमने बनाया था और हमने पहले बताया था कि तुलनात्मक रूप से क्या लाभ हो सकता है, क्या नफा नुकसान हो सकता है। जो एक राज्यकर्मी होता है उस राज्यकर्मी को क्या चीज़ें मिलती है, पहले इस बात को समझ लीजिए। तो राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं में राज्यकर्मी को सेवानिवृत्ति के उपरांत एक राज्यकर्मी को 4 चीज़ें मिलती है, जिसमें उनका ईएल होता है, ग्रेचुटी होती है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है और जीपीएफ होता है और उसके बाद बचता है पेंशन। ये मुख्य रूप से यही फैसिलिटी राज्यकर्मी की है जिसके लिए हम लोग इतना हाय तबाह मचा के रखते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि हमारी जो लड़ाई है वह किस तरह से चल रही है। आपको ईपीएफ का जो लाभ मिला, बिहार के तमाम साथियों को मैं फिर से रिकॉल करा देना चाहता हूँ, यह ईपीएफ का लाभ इसी तरीके से ढुलमुल रवैये से आपको नहीं मिला था। यह ईपीएफ के लाभ के लिए 2016 में ही 8910 हमने केस दर्ज किया था हाईकोर्ट में और ईपीएफ ने बजाबता ईपीएफओ ने यह खुद से जाकर काउंटर एफिडेविट दिया कोर्ट में और कहा कि नहीं, ये इन लोगों को ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए। तो आज आपको ईपीएफ का लाभ मिला। तो इस तरीके से नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं हम लोग का विजन था। तो ईपीएफ का लाभ आपको मिला। जब आप जाएंगे राज्यकर्मी बनेंगे तो उसमें जीपीएफ लोग कटवाते हैं, लेकिन अब तो जीपीएस भी नहीं, अब तो एनपीएस है। तो उसमें क्या होता है कि पीएफ के फंड में, केवल पीएफ के फंड में सरकार कोई पैसा नहीं देती है, उसमें कर्मचारी अपना कटवाते हैं। जो जीपीएफ का समान भविष्य निधि का प्रोविजन, उसमें केवल और केवल अपना कर्मचारी अपना कटवाता है। खैर, रही बात आपको ग्रेचुटी की, तो हमने आपसे वायदा किया था कि आपको हम ग्रेचुटी का लाभ दिलवाएंगे और वह दिन दूर नहीं है। सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय में हमारे केस की सुनवाई है। पिछले दिनों जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट का रुख जो सख्त था और यह एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया कि नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर को भी आपको ग्रेचुटी का लाभ देना होगा, तो ग्रेचुटी का लाभ आपको मिलेगा। अब जो लोग भी विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, मेरे भाई बंधु, जरा आप सोचिए कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि यह विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जिला स्तर पर आप एकल संवर हो जाएंगे, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैडर के आप टीचर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप नए डिस्ट्रिक्ट कैडर में जब जाएंगे तो पूर्व के आपके सेवा की गणना नहीं होगी। तो पूर्व के सेवा की जब गणना नहीं होगी तो जब आप रिटायर करेंगे तो जो 20 साल से काम कर रहे हैं, इस इन 20 वर्षों के सेवा के आधार पर आपको मिलने वाली ग्रेचुटी का स्पष्ट रूप से नुकसान होता हमको दिख रहा है। हम 20 वर्ष सेवा कर लिए और आज से हमारी नई सेवा स्टार्ट होगी, तो 20 वर्षों के लिए हमारा जो कम से कम 10 माह का जो ग्रेचुटी मिलता है रिटायरमेंट के टाइम में, तो वो तो हमको नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारा नुकसान है। तो मुझे लगता है कि ग्रेचुटी के मामले में हमारा नुकसान हो जाएगा, सीनियरिटी के मामले में हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब यूनिफाइड कैडर बनेगा तो उस कैडर में जाने के दिन से फिर हमारी सीनियरिटी का निर्धारण किया जाएगा, तो हमारी सीनियरिटी का नुकसान हो जाएगा। प्रमोशन की जो हमारी बातें हैं वो प्रमोशन के लिए हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आज वो कल हम लोग को हो जाना है। अभी जो लग रहा है कुछ पैसा बढ़ जाएगा, तो मात्र 320 रुपया हम लोगों को बढ़ेगा। तो 320 रुपये हम लोगों को बढ़ जाएंगे और 320 तरह की परेशानी बढ़ जाएगी। क्या इन 320 तरह की परेशानियों के को लेकर के इसके साथ साथ
आप क्या 320 रुपये का फायदा लेना चाहेंगे आर्थिक रूप से? और वो भी फायदा कब तक, जब तक कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। हमारा जिस दिन प्रमोशन हो जाएगा उस दिन आज के डेट में एक व्यक्ति चले जाए विशिष्ट शिक्षक में, एक रह जाए नियोजित शिक्षक में, और कल को जब प्रोन्नति हो जाएगी तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रमोशन के आधार पर उनको जब अगला जैसे ही ग्रेड पे मिलेगा तो आप विशिष्ट शिक्षक से अधिक हो जाएंगे, तो विशिष्ट शिक्षक वाले का वेतन कम जाएगा और नियोजित शिक्षक का वेतन बढ़ जाएगा। तो ये और प्रमोशन के हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हुए हैं और लड़ाई हमारी चल रही है। हम बहुत सारा चीज़ खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन वो हम प्रमोशन देखिए अभी आया ना एक जिले का तो दे दिया 12 वर्षों के आधार पर प्रमोशन। तो 12 वर्ष के आधार पर तो हम लोग भी चाहें तो हर जिला में लड़ करके करा लें, लेकिन 12 वर्ष वाला हमको नहीं चाहिए, हमको स्नातक ग्रेड में चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक में नाप तो लेकर आए हैं एक आधुनिक चश्मा रिमलेस 1 पावर मोबाइल प्रोटेक्शन, एक खरीदें एक मुफ्त पाएं के स्पेशल ऑफर के साथ 399 रुपए की खास कीमत में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा। और विशिष्ट शिक्षक में कोई भी विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएगा, उसका प्रधानाध्यापक का एवेन्यू बंद है। लेकिन हमारे मामले में प्रधानाध्यापक का एवेन्यू खुला हुआ है, तो हमारे बीच के लोग प्रधानाध्यापक तक प्रमोशन पाएंगे, तो प्रमोशन में हमारा नुकसान हो जा रहा है। रही बात ईएल की, तो ईएल हम उन लोगों को 300 दिन मिलता है, हम लोगों को 200 दिन मिलता है स्टोर करने के लिए। अभी बात चल रही है सरकार में, हम आपको बता देते हैं, इंटरनल बातें हैं, लेकिन यह बात चली है, उच्च स्तर पर चर्चा चली है इस बात की कि गर्मी की छुट्टी जो पहले से दी जाती थी तो शिक्षकों का पद वेकेशनल पोस्ट होता था, और इसी वेकेशनल पोस्ट होने के कारण शिक्षकों को मात्र रेगुलर टीचर को 14 दिन का ईएल मिल रहा था और नियोजित शिक्षकों को मात्र 11 दिन का ईएल मिल रहा था प्रत्येक वर्ष। तो यह चर्चा चली है, क्योंकि ऊपरी स्तर पर लोगों ने बात उठाई कि भाई जब आप सालों भर काम लीजिएगा तो उसको ईएल बराबर क्यों नहीं दीजिएगा। तो अन्य राज्यकर्मियों को 33 दिन का ईएल मिलता है, तो ईएल का लाभ हमें भी मिलेगा और उस ईएल के बदले में पैसा भी देने की बात हो रही है, निश्चित रूप से ये चीज़ भी मिल जाएगा। तो और अब आई बात एक बच गई है पेंशन की, तो पेंशन पर हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए। जो लोग भी 2012 में 34,540 कोटि के लोग बहाल हुए, ये शिक्षक लोग वह एनपीएस के दायरे में थे। तो एनपीएस के दायरे में जो लोग थे उन लोगों को 10 वर्ष सेवा करने के बाद जब रिटायर किए हैं तो किन्हीं को 1700, किन्हीं को 2000 रुपया यही पेंशन मिला। अब हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, हम लोगों को पेंशन नहीं है, लेकिन जो ईपीएफ वाला जो मामला है, ईपीएफ में जो हमारा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन है, सरकार भी जो अनुदान करती है, उसमें भी पेंशन प्लान है। तो पूर्व से जो ईपीएफ का पेंशन प्लान है उसमें था कि 10 वर्षों तक अगर आपकी कटौती होती है तो न्यूनतम 1000 रुपये आपको पेंशन दिया जाएगा ईपीएफ में। लेकिन अब बात चली भारत सरकार में कि पेंशन जो है 1000 रुपया देने का कोई मतलब नहीं है, 1000 रुपये से क्या होगा। तो भारत सरकार ने फाइल बढ़ा दिया डिपार्टमेंट ने, और इस पर बात हो गई है कि न्यूनतम पेंशन 7000 रुपये दिए जाएंगे जिनका 10 वर्ष ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो चुका है। तो यहाँ 2 लड़ाई हमारी होगी, एक तो कि हम सभी लोगों को अभी जो ये 2020 से ये और 22 से जो हमारा जो ये शुरू कर रहे हैं ईपीएफ में कटौती का, तो हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। यह प्रोविज़न बना हुआ है ईपीएफ एक्ट 1952 में, यह प्रोविज़न है कि जिस तिथि से कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसी तिथि से उसको ईपीएफ का लाभ देना है, और उस डेट से अगर नहीं दिया गया है तो नियोक्ता को पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा। तो इस चीज़ की भी लड़ाई हम लड़ेंगे कि सभी लोगों को उस डेट से जोड़ करके दीजिए। तो आज के डेट में अगर हम चले जाएंगे विशिष्ट शिक्षक में तो वो लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारे 20 वर्षों का कंट्रीब्यूशन भी सरकार को देना पड़ेगा, और ये इसमें कितने लाख रुपए होंगे और ये जमा करना पड़ेगा, और इसके आधार पर हमारा जो पेंशन होगा बहुत आगे चला जाएगा। तो हम आज जो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक में तो उसमें जितना पेंशन मिलेगा उससे ज़्यादा पेंशन हमको ईपीएफ में मिल जाएगा। हम जब अभी से जो लोग जाएंगे उसमें 10 साल 15 साल पर जाएंगे तो 2000-3000 रुपया पेंशन मिलेगा एनपीएस में। और वो एनपीएस का पेंशन क्या होता है, एनपीएस का पेंशन शेयर मार्केट आधारित होता है, तो उसका लाभ जो है पेंशन के मामले में भी ईपीएफ वाले लोग ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे जो स्थिति बनेगी। अगर हम पहले की लड़ाई लड़ जाएंगे तो पूर्व की सेवा का सब कुछ देना पड़ जाएगा इनको, और हर हाल में देना पड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये मैंने नफ़ा नुकसान बता दिया, प्रमोशन के एवेन्यू पर, रिटायरल बेनिफिट और पेंशन के इशू पर हमने इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। इसलिए इन चीज़ों के आधार पर अगर देखा जाए मुझे लगता है कि हमारी जब सेवा नए ढंग से काउंट होगी और हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इन चीज़ों का हमको नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी राय यही है कि सरकार अगर बिना शर्त अगर हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देती और ये तमाम चीज़ें पहले वाली सब कुछ दे करके और उसमें सभी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता, हमारे पूर्व के लेंथ ऑफ सर्विस को काउंट कर लिया जाता,
तब कुछ बात बनती, लेकिन ये चीज़ नहीं। और सरकार की जो मंशा है वह मंशा क्या है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सरकार यही चीज़ चाह रही है कि सभी लोगों को अपने पाले में हम लें, किसी प्रकार से हम ले लें अपने अधीन में, क्योंकि अभी इनका वश नहीं चलता है। अभी जो ये जल्लाद की तरह आदेश पारित कर देते हैं कि इनकी सेवा समाप्त कर दो, ऊपर FIR कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये जो करते रहते हैं, तो अगर इनके हाथ में रहता तब तो अभी तक तो ये सबको खा चिबा जाते, गुलो लड़ रहा है। लेकिन अभी कुछ बात ऐसी है कि हम नियोजन इकाई के अधीन है, जो डायरेक्ट इनका वश नहीं चल रहा है, नहीं तो ये पूरी तरह बर्बाद करके रख देते। इसलिए हम समझते हैं कि विशिष्ट शिक्षक की जो ये परीक्षा है, ये सक्षमता 2 ये हम लोग का जो पूर्व का स्टैंड है, उसी स्टैंड पर हम लोग को कायम रहना चाहिए। कोई लाभ इससे हम लोग को नहीं।